सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। बापू पर जहर उगलने वाले कथित संत कालीचरण महाराज को कानून की गिरफ्त में ले लिया गया है। कालीचरण को खजुराहो से गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस कालीचरण को रायपुर ला रही है। और यह भी जरा आपको बता दें, कालीचरण वही शख्स है जिसने हरिद्वार की धर्म संसद में बापू पर जहर उगला था। उसने बापू की हत्या को जायज ठहराया था और गोडसे को सलाम ठोका था, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तलाश शुरू हुई। बताया गया कि लगातार वो अपने ठिकाने बदलता रहा। दबिश पुलिस अलग अलग देती रही, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जो बड़ी खबर इस वक्त की है, फिलहाल खजुराहो से उसे पकड़ा गया है और रायपुर लाने की तैयारी है। रवीश पाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, क्योंकि अब तैयारी हो रही है रायपुर लाने की, आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, जरा वो बताइए। और कितनी देर में रायपुर पहुंच जाएगा शख्स? देखिए, रायपुर तो शाम तक पहुंचेंगे, क्योंकि करीब 4:30 बजे के आसपास इनको जब गिरफ्तार किया गया है, तो उसके बाद से सीधे जो करीब 7 पुलिसकर्मियों की टीम थी जिसने गिरफ्तार किया है कालीचरण को, वो 2 गाड़ियों में रायपुर के लिए रवाना हुई हैं। पुलिस के मुताबिक शाम तक रायपुर पहुंच जाएगा, जहां पर इसके खिलाफ मामला दर्ज है। सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि कालीचरण जो बड़े एक तरीके से देखा जाए तो देहरादून के बाद रायपुर में भी जो उसने बयान दिए थे, उसके बाद वो जिस तरीके से ठिकाने बदल रहा था, एक तरफ तो उसने ये अमर्यादित बयान दिया बापू के खिलाफ और उसके बाद ये ठिकाने बदल रहा था, तो पुलिस को थोड़ी तकलीफ आ रही थी, क्योंकि पुलिस को ऐसा अंदेशा था कि ये कहीं पे भी हो सकता है। और इसलिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई थी। एक टीम को महाराष्ट्र भेजा गया था पुलिस की, एक मध्य प्रदेश में डेरा डाली हुई थी, और दूसरी टीम जो तीसरी टीम थी वो लगातार इसके नंबर को ट्रेस कर रही थी, इसकी मूवमेंट को ट्रेस कर रही थी। और इसी तीसरी टीम ने, जो कि करीब 7 पुलिसकर्मियों की टीम थी, इसने इसे गिरफ्तार किया है। देर शाम तक रायपुर पहुंचेगा। उसके बाद की प्रक्रिया आपको बताते हैं कि या तो आज या फिर कल इसे बाकायदा पेश किया जाएगा कोर्ट में, जहां पर जो रायपुर में इसके खिलाफ एफआईआर हुई है, पुलिस वो तथ्य सामने रखेगी और उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। ये इसे जेल भेजा जाएगा या पुलिस इससे रिमांड लेती है। रवीश, रोक रही हूं मैं आपको। ये गिरफ्तारी के बाद देखिए पहली तस्वीर सामने आई है, पहला वीडियो ये सामने आया जिसमें गाड़ी के अंदर बैठता हुआ कालीचरण नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी गिरफ्तारी खजुराहो से हुई है। एफआईआर दर्ज अलग अलग जगहों पर हुई थी। लोगों ने आपत्ति इस बात को लेकर जताई थी कि महात्मा गांधी को लेकर कैसे ये अपशब्द कह सकता है, और गोडसे की वहां पर इसने तारीफ की थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और लगातार पुलिस की टीमें बनाई गई थी जो अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी, लेकिन इसकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई थी। आखिरकार खजुराहो से उसको पकड़ा गया। ये बताया जा रहा अपने ठिकाने, अपने होटल वो लगातार बदल रहा था और इसीलिए उसकी गिरफ्तारी में ये देरी हुई। लेकिन फिलहाल खजुराहो से गिरफ्तार किया गया, वहां से वो निकल चुका है। ये बताया जा रहा है कि रायपुर शाम तक वो लाया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। रवीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो बता रहे थे कि आगे किस तरीके की प्रक्रिया रहने वाली है। रवीश, देखिए, आपको बता दें कि जो हमारी बात हुई है रायपुर पुलिस से, उसके मुताबिक आज शाम तक तो ये रायपुर पहुंच जाएगा। या तो आज ही इसको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा या फिर आज पुलिस रिमांड पर रखने के बाद कल रायपुर जिला अदालत में इसे पेश किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि महाराष्ट्र में भी इसके खिलाफ मामले दर्ज है, तो महाराष्ट्र पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है कि आखिरकार कालीचरण गिरफ्तार हो गया है। देखना यह है कि रायपुर पुलिस जब पूछताछ कर लेगी, उसके बाद अगर पुलिस रिमांड होती है तो क्या महाराष्ट्र पुलिस को भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि पुणे और अकोला इन 2 जगहों पर भी कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस को फिलहाल जानकारी दे दी गई है। हो सकता है महाराष्ट्र पुलिस की टीम भी अकोला या पुणे से वो रायपुर पहुंचेगी और वो कालीचरण से इस पूरे मामले में पूछताछ भी कर सकती है, और यदि जरूरत हुई तो इसे फिर महाराष्ट्र भी ले जाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये मामला और घटना स्थल जो है जहां पे ये बयान दिया था, ये छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, जहां पे पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, इसलिए उम्मीद इस बात की कम ही है कि इसे बाहर किसी दूसरे राज्य में भी पूछताछ के लिए, जांच के लिए भेजा जाएगा। लेकिन हाँ, इतना तय है कि आज शाम को जब ये रायपुर पहुंचेगा तो पुलिस की कोशिश यही होगी कि या तो आज शाम या फिर कल सुबह इसे कोर्ट में पेश कर दिया जाए, जिसके बाद ही तय होगा कि इसको पुलिस रिमांड में रखना है या फिर न्यायिक इसको हिरासत में भेजना है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला अब तक सामने आया है, उम्मीद इसी बात की ज्यादा है कि इसे कोर्ट में पेश कर
जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि इसमें अब और कोई बहुत ज्यादा पूछताछ के लिए रहा नहीं है। क्योंकि ये जो बयान इसने दिया था, ये पूरा सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद से लगातार राज्य सरकार हो या फिर पुलिस हो, उसने इस पूरे मामले का एक तरीके से देखा जाए तो संज्ञान लिया था। अब देखना बस ये है, अगर पूछताछ होती है तो इस बात की हो सकती है कि आखिरकार जब ये वहां पे आया था तो किन लोगों ने इसे वहां पर आने के लिए न्योता भेजा था, और ये कितने दिनों की पुरानी ये पूरी योजना थी जब ये संसद रायपुर में रखी गई थी, और ये जो इसने शब्द कहे थे, क्या इससे पहले भी इसने इस तरीके की कोई बातें कही हैं? ये तमाम चीजें इस पूरी जानकारी में पूछताछ में इससे जुटाई जाएगी। ठीक है, आप रहिएगा जरा सा, देखिए जरा बता दें कि रायपुर की धर्म संसद में कालीचरण ने ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और आज गिरफ्तारी तक की नौबत आई है। वो बयान आपको सुनवाते हैं, सुनिए। टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। तो ये देखिए, ये तस्वीर और ये वीडियो सामने आया है गिरफ्तारी के बाद, जब ये बताया गया कि एक जगह पर रेंट पे मकान लेकर ये रह रहा था, छिपा हुआ था, और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है और रायपुर लाया जा रहा है। शाम तक ये रायपुर पहुंचेगा। रवीश पाल हमारे साथ लगातार मौजूद है। रवीश, गिरफ्तारी क्या दिखा दी गई है और ये कितने बजे गिरफ्तारी हुई, क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो कोर्ट में फिर पेशी भी करनी होगी? बिल्कुल 24 घंटे में पेशी करनी, और इसीलिए सुबह करीब 4 से 4:30 बजे का टाइम है जो बताया गया है इसकी गिरफ्तारी का। और इसीलिए इसे जहां तक उम्मीद है, अगर आज शाम तक रायपुर पहुंच जाएंगे तो रायपुर कोर्ट में इसे पेश करना ही होगा पुलिस को, क्योंकि फिर कल तक का समय हो जाएगा। और इसीलिए कोशिश पुलिस की यही होगी कि जितने जल्दी हो सके इसको कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाए, क्योंकि इस बात की संभावना बेहद कम है कि पुलिस रिमांड मांगेगी, क्योंकि इससे जो पूछताछ करनी है वो पुलिस या तो ऑन द वे करेगी या फिर थाने में जब इसको पहुंचाया जाएगा वहां पे शुरुआती 1 घंटे में पूछताछ हो जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि बयान देते समय शायद कालीचरण ने नहीं सोचा था कि वो क्या कुछ कर रहा है, लेकिन इस बयान के बाद आप देखिए कि किस तरीके से वो एक शातिर अपराधी की तरह बाकायदा अपना ठिकाना बदलता रहा। आज भी जब उसे गिरफ्तार किया गया है तो खजुराहो से करीब 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम करके एक जगह है, वहां से उसे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। पुलिस को इस बात का भी शक था कि ये इंदौर में भी हो सकता है, इसलिए मध्य प्रदेश की में जो टीम भेजी गई थी वो बाकायदा इंदौर उसके आसपास के इलाकों में नजर रखी हुई थी। लेकिन इंदौर से कई 100 किलोमीटर दूर खजुराहो में अचानक इसकी लोकेशन ट्रेस होती है। लोकेशन एक दिन पहले भी ट्रेस हुई थी, पुलिस वहां पहुंची भी थी जिस जगह पे ये था, लेकिन वहां से उस समय ये फरार बिल्कुल, यानी छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में जब कालीचरण ने बापू के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद वो छिपने लग गया। जब एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई, दबिश दी और आखिरकार खजुराहो के पास से उसे गिरफ्तार किया गया और रायपुर लाया जा रहा है। बाकी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये वीडियो भी जल्दी से आपको दिखा दें। ये वीडियो गिरफ्तारी के बाद का पहला वीडियो सामने आया जिसमें कार के अंदर वो बैठता हुआ नजर आ रहा है। बापू का मुजरिम आखिरकार गिरफ्तार हुआ है। अलग अलग जगहों पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें से महाराष्ट्र भी है जहां पुणे और अकोला में भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। और उसके बाद से ही पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि उसकी गिरफ्तारी हो। अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जहां जहां वो हो सकता था वहां दबिश दी गई, लेकिन उसकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई थी। बाद में यानी कल खजुराहो से उसको पकड़ा गया है। फिलहाल रायपुर लाने की तैयारी है। और अब बात देश भर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। सभी को सूचित किया जाता है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगा। सभी दुकानदारों को मेरा अनुरोध है 10:30 बजे तक अपने घर चले जाएं। देश
देश भर में कोरोना की रफ्तार बेहद खतरनाक तरीके से तेज हो रही है। 24 घंटे में कोरोना के नए केस दोगुने हो गए हैं। दिल्ली, मुंबई में हालात अब तेजी से खराब हो रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 923 नए केस सामने आए, जबकि एक दिन पहले ये संख्या 496 थी। मुंबई में जो 28 दिसंबर को 1377 केस थे, जबकि कल यानी 29 दिसंबर को केस की जो संख्या थी वो 2510 हो गई। पूरे महाराष्ट्र में 29 दिसंबर को 3900 केस सामने आए हैं और इसी को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं और हम खुद ही निमंत्रण दे रहे हैं तीसरी लहर को। ये देखिए, येलो अलर्ट दिल्ली में एहतियाती तौर पर जारी कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यहां कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां रहेंगी और यही हालात उत्तर प्रदेश में भी है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू समेत कई पाबंदी यहां पे रखी गई है। हालांकि अभी इतने केसेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन एहतियाती ये कदम उठाए गए हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति तो दिल्ली की है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। वहीं मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। राजस्थान में भी कर्फ्यू लगाया गया 11 बजे से 5 बजे तक। वहीं हरियाणा में भी 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। असम में रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया और 31 दिसंबर को मुख्य बात यहां है कि उसमें ढील दी गई है। वहीं गुजरात में 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। केरल में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया इन हालातों को देखते हुए। वहीं कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू वहां पर भी लगा दिया गया है, ताकि इन हालातों को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। वहीं देखिए, दिल्ली में डबल हुई है रफ्तार। कैसे हुई है? 29 दिसंबर को 923 केस सामने आए। 28 दिसंबर को यही केस जो आप बढ़कर 923 देख रहे हैं, 28 दिसंबर यानी एक दिन पहले 496 केस दिल्ली में थे। यानी डबल रफ्तार से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ रहा है। वहीं मुंबई की स्थिति जरा आप देखिए, जहां 28 दिसंबर को यहां पर 1377 केस 28 दिसंबर को थे। 29 दिसंबर को यही केस बढ़कर 2510 पर पहुंच गए। यानी आप समझिए स्पीड इसकी कितनी है, क्योंकि पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और ग्राउंड की रियलिटी इस वक्त हमें बता देंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी हैं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ मुस्तफा मुंबई से मौजूद है। सबसे पहले जरा दिल्ली का हाल जान लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु, दिल्ली में एहतियाती कदम तो देखिए उठा दिए गए। पहले भी येलो अलर्ट दे दिया गया, नाइट कर्फ्यू की बात कर दी गई, लेकिन एक दिन में ही आंकड़ा डबल, यानी तैयारी भी डबल से ऊपर होनी चाहिए। क्या वो दिख रही है आपको? देखिए, 2 तरीके से सरकार यहां पर कोशिश कर रही है, 2 फ्रंट पर लड़ रही है। एक तो ये कि जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इसी रफ्तार से जो पॉजिटिविटी दर जो 1.29% बढ़ गए, अगर ये और बढ़ता है और केसेस की संख्या अगर बढ़ती है तो उसे कैसे निपटा जाएगा और किसी भी तरीके से जो मेडिकल फैसिलिटी है वो कम न पड़ने पड़े। दूसरी तरफ डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगातार नजर बना के रखी हुई है कि जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है कि ओमिक्रॉन के कितने मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, तो वो देखा जा रहा है और उनके पूरे रूट को देखा जा रहा है कि जो जिन लोगों में ओमिक्रॉन के संक्रमण पाए गए उनकी ट्रेवल हिस्ट्री निकाली जा रही है, किन लोगों से मिले। दूसरी तरफ सरकार सख्ती बरत रही है और अभी नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं, बाजारों में भी थोड़ी सख्ती बरती गई है और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको भी अब समझाने की कोशिश और उनके खिलाफ भी अब सख्ती की जा रही है। क्योंकि बीच में हमने देखा था कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब लोग एकदम फ्री फील करने लगे थे, मास्क उतर गए थे, बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी और उसके बाद जब ओमिक्रॉन आया उसका खतरा दिल्ली की दिखा दी, तस्वीर वहां की दिखा दी। मुंबई की तस्वीर मुस्तफा क्या कुछ अलग है? तैयारियां किस लेवल पर आप देख रहे हैं? क्योंकि ये 2 शहर जो है वहां पर खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है, क्योंकि केसेस इन्हीं 2 जगहों पर सबसे ज्यादा हुए। मुंबई के हाल बताइए। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है डॉक्टर की तरफ से मुंबई में तो तीसरी लहर आ चुकी है और इसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो लोगों का जो भीड़ है उस भीड़ को जितना हो सके उतना कंट्रोल करना, यानी कि दिल्ली में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, लेकिन मुंबई में हालांकि नाइट में लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट्स खुले हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुले हैं 50% कैपेसिटी के साथ। तो ऐसे ही अगर केसेस बढ़ते रहे तो नए साल में ये देखा जाएगा कि रिस्ट्रिक्शंस और भी सख्त हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बढ़ा दी गई है। ओमिक्रॉन के पेशेंट्स हर
प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंबई में एडमिट हो सकते हैं। वहीं पर 10 जंबो फैसिलिटीज जो बीएमसी की है वो एक्टिव कर दी गई है। अगर केसेस बढ़ते हैं तो ये सारी जंबो फैसिलिटीज को खोल दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा। तो ये सारी तैयारियां की गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो तीसरी लहर आती है वो अपने साथ किस तरह के चैलेंजेस लेकर आती है और उसे प्रशासन किस तरह से निपटता है। कोरोना का आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा डरा रही है कुछ चीजें जो आसपास देखने को मिल रही हैं, जैसे रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। 18 दिसंबर से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जब भारत में तीसरी लहर आने का ऐलान हो रहा है, तब क्यों जानकार भारत में डॉक्टरों से होने वाली इस बदसलूकी को बड़ी चूक बता रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में उसका इलाज करना मुश्किल था, वेंटिलेटर की कमी थी, डॉक्टर परेशान थे। दूसरी लहर में इलाज की फिक्र खत्म हुई तो मरीज ऑक्सीजन की कमी से बेमौत मारे गए और उनके रिश्तेदार रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ाते रहे। तीसरी लहर में केंद्र हो या राज्य, सभी पुख्ता तैयारी का दावा कर रहे हैं। इसीलिए राजधानी में डॉक्टरों से होने वाली बदसलूकी को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि अगर डॉक्टर ही परेशान होंगे तो फिर भारत कैसे तीसरी लहर का सामना करेगा। जिन डॉक्टरों ने पूरे कोरोना काल में अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाया, उनकी देखभाल की, उनसे जब दिल्ली पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया तो डॉक्टर बिफर गए। जिन डॉक्टरों को कोरोना काल में देवदूत का तमगा सरकारों ने दिया, वही डॉक्टर जिन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, उन्हें सोमवार को पुलिस वाले जबरन उठा कर ले गए तो डॉक्टर विरोध में खड़े हो गए। भारत में भले ही इस तरह का लॉकडाउन दूर की कौड़ी हो, लेकिन तीसरी लहर के खतरे में डॉक्टरों से बदसलूकी और नीट पीजी 2021 काउंसिलिंग में हो रही देरी देश को भारी पड़ सकती है। आखिर एक्सपर्ट ऐसा क्यों मानते हैं, उनकी बात आपको सुनाए उससे पहले ये जान लीजिए कि डॉक्टरों को क्यों हड़ताल पर जाना पड़ा। मई में डॉक्टरों की नीट पीजी 2021 की परीक्षा होनी थी। कोविड की दूसरी लहर के कारण सितंबर तक परीक्षा स्थगित रही। 2 बार टलने के बाद सितंबर में नीट पीजी की परीक्षा हो गई। सितंबर में रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन नीट पीजी काउंसिलिंग न होने से डॉक्टरों का नया बैच ही अस्पताल में नहीं आया। काउंसिलिंग लटकने का कारण है अदालत में मामला फंस जाना। जुलाई में केंद्र सरकार ने नीट पीजी सीट में कमजोर आर्थिक वर्ग को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। इस बीच आरक्षण नीति को चुनौती देने के लिए मामला अदालत पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। ऑलरेडी डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है, थाउजेंड्स लोगों पे एक डॉक्टर होता है नॉर्मली, लेकिन इस कंडीशन में जब 45,000 डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आप ये सोचिए इस रेशियो का क्या हुआ होगा, कितने करोड़ों लोग डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी में होंगे। और उन डॉक्टर्स का बाहर सिर्फ एक बैच के ऊपर आ रहा है जो कि सेकेंड ईयर्स है। जो ड्यूटीज हम 48 आवर्स करते थे, वो ड्यूटीज हमारी डबल हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर काउंसलिंग जल्दी हो जाए तो उन पर से ये दबाव कुछ कम हो सकता है। 42,000 नए डॉक्टर तुरंत अस्पताल पहुंच जाएंगे। हर मरीज को ज्यादा समय डॉक्टर दे पाएगा। हम भी ये समझते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि कोरोना से अगर हमें लड़ना है तो जो नॉर्मल नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वो अस्पतालों में होना चाहिए। तो हमारा ये जो मांग है, वो जो प्रोटेस्ट है, वो इसी चीज के रिगार्डिंग है। तो कोरोना वॉरियर्स खुद कह रहे हैं कि अगर वो पर्याप्त संख्या में नहीं होंगे तो कोरोना से जंग कौन लड़ेगा। अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। झारखंड में अब गरीब राशन कार्ड पर मुफ्त गेहूं चावल के साथ ही सस्ता पेट्रोल पाएंगे। राशन कार्ड पर 25 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा। महंगाई से परेशान हर आदमी ये मजाक में अब तक कहता आता था कि अब सरकार पेट्रोल भी बस राशन कार्ड पर देने लग जाए। भगवान करे ऐसा हो जाए, और हुआ यही। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को 2 साल पूरे हुए। सरकार के दूसरे हैप्पी बर्थडे पर मुख्यमंत्री सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। झारखंड में 26 जनवरी से गरीबों को 25 रुपए तक सस्ता पेट्रोल मिलेगा। राशन कार्ड वालों के खाते में पेट्रोल की सब्सिडी झारखंड सरकार बैंक खाते में सीधे भेजेगी। मोटरसाइकिल पेट्रोल गरीब मजदूर मध्यवर्गीय लोग, इनको आप 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज। यानी होगा ये कि झारखंड की राशन कार्ड धारी जनता
अपनी बाइक, स्कूटी, स्कूटर में पेट्रोल डलाकर पूरा पैसा पंप पर देकर आएगी, जो पेट्रोल पर करीब 98 रुपए लीटर है। फिर झारखंड सरकार 10 लीटर तक तेल भराने पर हर महीने सब्सिडी के तौर पर पैसा खाते में डाल देगी। और इसलिए दलील ये दी गई कि गरीब आदमी घर में मोटरसाइकिल होते हुए महंगे पेट्रोल के कारण नहीं चला पाता, फसल बेचने नहीं जा पाता, इसलिए 25 रुपए लीटर की दर से बैंक खाते में सीधे एक गरीब परिवार को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल तक की राशि दी जाएगी। दावा है झारखंड में करीब 60 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इस हिसाब से हर महीने पेट्रोल पर ही सब्सिडी देने में सरकार को एक मोटी रकम खर्च करनी होगी। सवाल अब ये कि महंगाई का असर क्या मिडिल क्लास जनता पर नहीं पड़ता? सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।